Hi, good morning everyone. Welcome to the physics class. I am Sharik sir. Today we are going to learn about the kinematics. काइनेमेटिक का बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है फिजिक्स का और ये स्टार्टिंग में इसमें अबाउट दी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और सम रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्ट वेलोसिटी, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है फिजिक्स के हर एक चैप्टर में ये यूज होगा और एवरी ईयर एग्जाम में तो क्वेश्चन इससे आते हैं और आएगा ना है, विदाउट इसके आप फिजिक्स लर्न नहीं कर सकते क्योंकि पूरे फिजिक्स में इस चैप्टर में जितने भी टर्म हैं सबका यूज होगा। तो दिस इज ए बेसिक टॉपिक, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है बहुत ही फंडामेंटल है, बहुत ही बेसिक है, वो ज़रूरी है फिजिक्स को करने के लिए। लाइक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो तो वहाँ पे भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं मिलेगा, यहाँ पे केवल काइनेमेटिक ही चलेगा, ठीक है। और इस टॉपिक में जितने भी टर्म आएंगे थ्रू आउट फिजिक्स में यूज होंगे। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी फिजिक्स का टॉपिक है सब एक दूसरे से लिंक है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे देखोगे पीछे के टर्म रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर आप बीच में क्लास मिस करोगे या फिर रेगुलर क्लास नहीं करोगे तो बीच में आपका कोई चैप्टर या टॉपिक छूट गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब बैठोगे तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछला क्लास नहीं किया है और हर एक क्लास में जो है पिछले क्लास का जो आपने स्टडी किया उसका प्रॉपर ढंग से यूज होगा। तो आप या तो टीचर उसको भी एक्सप्लेन करें, तो हर किसी के लिए पॉसिबल हो नहीं सकता, इसलिए माय डियर रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक। तो पहले काइनेमेटिक की बात नहीं करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिक की। दिस इज ए ब्रांच ऑफ द मैकेनिक। काइनेमेटिक क्या है? एक ब्रांच ऑफ द मैकेनिक है। तो पहले हम लोग मैकेनिक की बात करेंगे। व्हाट इज ए मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? What is the mechanics? Anyone? So basically, mechanic related to the motion of the body and force causing or modifying the motion. So we can say the mechanic is the study of the motion of the body. Mechanics is the simply defined mechanics is the study of motion of a body and force causing a motion or modifying motion of the body. This is a simply definition of the mechanic. हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक क्या है, जिसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और जो उसमें फोर्स लगते हैं उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। फोर्स में भी इंटरनल हो सकते हैं, मे भी एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स जो बॉडी विद इन द बॉडी जो एक्टर है वो इंटरनल फोर्स बोले जाएंगे, और जो बॉडी के बाहर फोर्स लगेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसके बेस पे मैकेनिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज द मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी, mechanics of solid body, and one is the mechanic of deformable body. मैकेनिक को इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी, मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन द मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सपोज करते हैं ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें इसके शेप में, इसके साइज में कोई डिस्टोर्शन नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है। और फोर्स लगने में या तो मूव कर रहा हो या तो रुका हो, लेकिन इसके अंदर इसके शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम बोलते हैं बॉडी का जो शेप है उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होता, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसी मैकेनिक हम क्या कहते हैं? मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर नो डिफॉर्मेशन होगा, बस आपको इतना जान लेना। मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या होगा? मैकेनिक के बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होते हैं या उसका शेप चेंज होता है या साइज चेंज होता है उसको कंसिडर करते हैं, तो वो मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया। तो हम बोल सकते हैं मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में अंदर तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बॉडी के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेज और मोशन का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम मोशन एंड एक्सटर्नल
फोर्स का स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में, क्योंकि अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी का ना शेप चेंज हो रहा है ना साइज चेंज हो रहा है। सपोज करते हैं आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, बाहर से इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं बहुत सारा, अंदर भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है कम ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं सबके बीच में फोर्स लग रहा है कम ज़्यादा, तो अंदर भी फोर्सेज लग रहे हैं बाहर भी फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना बेटा, तो हम इसको तब बोलेंगे मैं सॉलिड बॉडी है जब इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, जब बॉडी के शेप में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब बॉडी के मॉलिक्यूल में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। मतलब अगर हम एनी टू मॉलिक्यूल के देखें, हर एक टू मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। कोई भी टू मॉलिक्यूल लेंगे तो फोर्स लगाने से पहले भी उतनी डिस्टेंस पे है, फोर्स लगाने के बाद भी उतनी डिस्टेंस में, इवन तो इनके अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, लेकिन इस फोर्स का इनके मॉलिक्यूल पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, ये अपनी जगह पे है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, सॉलिड बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये एक सॉलिड बॉडी है। तो मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में हम स्टडी करते हैं किसका, बॉडी का मोशन, मे बी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मे बी ये सॉलिड बॉडी है, मे बी ये मूव कर सकती है, अगर फोर्स बैलेंस फोर्स लगे हों तो मे बी ये रुकी हो, तो बॉडी का मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स उसका स्टडी करते हैं, केवल जो एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर के फोर्स लगे हैं उसका स्टडी करते हैं किसमें, मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी सॉलिड है। अगर बॉडी में केवल इंटरनल फोर्सेज हो, एक्सटर्नल फोर्सेज ना हो, तो क्या होगा, तो बॉडी ऑलवेज किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज ऑलवेज क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ऑलवेज बैलेंस होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बॉडी के अंदर जितने भी फोर्स हैं वो हमेशा बैलेंस रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, तो इनका कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेज हैं, इनका अमाउंट कुछ भी हो इसके रेस्पेक्ट में बॉडी मूव नहीं कर सकती है, या मूविंग बॉडी रुक नहीं सकती है। तो इंटरनल फोर्सेज का सम करेंगे तो ऑल अराउंड क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंटरनल फोर्सेज का स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हम बॉडी का स्टडी करेंगे, मोशन कैसे हो रहा है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा है। ये किस में स्टडी करेंगे, मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी में। मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, ठीक है, तो मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में हम इंटरनल फोर्स का स्टडी करेंगे, इंटरनल फोर्सेज, इसमें हम स्टडी करेंगे बॉडी के ऊपर इंटरनल फोर्सेज और इंटरनल बिहेवियर ऑफ द बॉडी, इंटरनल बिहेवियर ऑफ द या इंटरनल चेंज इन द बॉडी। इसमें हम स्टडी करेंगे मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी में इंटरनल फोर्सेज और इंटरनल चेंज इन बॉडी। सपोज करते हैं ये बॉडी एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बॉडी हम डिफॉर्मेबल बॉडी है, और मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी किसको डील करता है, मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी डील करता है इंटरनल जो इंटरनल फोर्सेज डेवलप हुए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और जो इंटरनल चेंजेज आ रहे हैं, व्हाट इज द स्ट्रेन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। इसमें एक्सटर्नल के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ये हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हुक्स लॉ, शेयर मॉडल, ये सब स्टडी करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमको स्टडी करना है काइनेमेटिक, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी एंड मैकेनिक ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब हम मूव करेंगे मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी पे। तो मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी क्या है, एनीवन? मैं पहले बता चुका हूं मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी क्या है, जिसमें बॉडी के एक्सटर्नल फोर्सेज और फोर्स कॉजिंग द मोशन के बारे में स्टडी करते हैं मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी, क्योंकि बॉडी कभी डिफॉर्म नहीं होती है। तो मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड अदर इज डायनामिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो दोनों में सम बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज द काइनेमेटिक, व्हाट इज द डायनामिक्स। तो पहले हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में माय डियर क्या होता है कि बिहेवियर ऑफ द बॉडी या मोशन ऑफ द बॉडी का एनालिसिस करते हैं विदाउट कंसीडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हम पूछ सकते हैं काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील
हाँ, इन काइनामेटिक, काइनामेटिक आप बोल सकते हो सिंपली, काइनामेटिक इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसीडरिंग एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, विदाउट कंसिडरिंग एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स काजिंग मोशन। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसिडरिंग फोर्स काजिंग मोशन। मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, मान लेते हैं 2 फोर्सेज F1 F2 लग रहे हैं, और ये बॉडी मूव कर रही है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v। तो इस बॉडी के वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और विथ सम एक्सीलरेशन ए, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का एनालिसिस करेंगे किसमें, काइनेमेटिक में, विदाउट कंसीडरिंग दिस फोर्स। मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक्चुअल में फोर्स लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। फोर्स लग रहा है तो भी ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी ठीक है। हम बॉडी का एनालिसिस करेंगे विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, हमको टेंशन नहीं लेना, लग भी सकता है नहीं भी ले सकता है, लेकिन हमको उसको कंसीडर नहीं करेगा, हमको उस फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। तो ये किस में स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक में। तो डायनेमिक जस्ट इसका अपोजिट है। तो डायनेमिक में थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, सेम डेफिनेशन है, नोट करो, ये काइनेमेटिक के लिए था। तो डायनेमिक में अब क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, इसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे था विदाउट कंसीडर, किसमें, काइनेमेटिक में। लेकिन जब हम डायनेमिक को डिफाइन करेंगे, सेम डेफिनेशन डायनेमिक के लिए होगा, बस यहाँ होगा विथ कंसीडरिंग फोर्स काजिंग द मोशन, विथ कंसीडरिंग फोर्स काजिंग मोशन। लाइक बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे बाय कंसीडरिंग द फोर्स काजिंग मोशन, जो इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं। क्योंकि हम मैकेनिक ऑफ सॉलिड बॉडी का क्लासिफिकेशन किया तो इंटरनल फोर्सेज की बात आएगी नहीं। तो बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उसको भी अगर हम कंसीडर करेंगे, तो ये जो ब्रांच ऑफ मैकेनिक है उसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। क्लियर हुआ, किसी को डाउट? बहुत सिंपल है, इसमें डाउट का कोई बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं, दिस इज अ काइनेमेटिक एंड दिस इज अ डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे काइनेमेटिक के अंदर। और इसमें एक इंडिकेशन होगा, इसमें कहीं मास का टर्म नहीं आएगा, मास और वेट का टर्म नहीं आएगा। तो मास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास नॉट present in equation। तो आपको काइनेमेटिक के किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास नहीं दिखाई देगा, मास प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते। डायरेक्टली मतलब अगर डायरेक्टली मास का टर्म दिख गया तो आप बोलोगे डायरेक्टली इसमें मास है। इनडायरेक्टली का मतलब लाइक डेंसिटी है, ठीक है, वेट कहीं पे आ गया, डेंसिटी आ गया, वेट आ गया, ठीक है। तो ये सब इंडिकेशन किसका है, मास का है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी या वेट भी आ गया तो भी आप समझोगे क्या है, मास आ रहा है। तो इसलिए ये काइनेमेटिक नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। वेयर डायनेमिक में हम फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स, किसको, एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, मास प्रेजेंट रहेगा, मास प्रेजेंट रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहां पे मास प्रेजेंट रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है।
आपको बोलना है सॉलिड मैकेनिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, काइनेमेटिक, डायनेमिक। काइनेमेटिक में क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, फोर्स काइनेमेटिक में रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखो, फोर्स नहीं रहेगा तो इसमें मास इक्वेशन में कभी भी मास का टर्म नहीं आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो मास का टर्म इक्वेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहेगा। इनडायरेक्टली मतलब समटाइम इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी हो सकता है, समटाइम इन द फॉर्म ऑफ वेट हो सकता है। ओके, चलो अब फिर नोट करो इसे। डायनेमिक को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहां पे फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस डायनेमिक को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वन इज अ काइनेटिक, देखो ये काइनेमेटिक्स है और ये क्या है, काइनेटिक्स है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें फोर्स कंसीडर करेंगे क्योंकि ये ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स है, ठीक है, इसमें फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। और अदर इज क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक में क्या करते हैं, डील इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बॉडी। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द डायनेमिक इन विच स्टडी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज इन रेस्ट। तो ये डील करता है व्हेन बॉडी इन रेस्ट, तो रेस्ट पे बॉडी के बारे में डील करता है कौन, स्टैटिक। तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे होगा मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, रेस्ट और इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। काइनेमेटिक डील द मूविंग बॉडी, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूविंग बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। मूविंग बॉडी, काइनेमेटिक डील्स मूविंग बॉडी, सिंपली मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे हम मूविंग बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। और क्योंकि डायनेमिक में एक्सटर्नल फोर्सेज कंसीडर करना है, मे भी बॉडी मूव कर सकता हूँ, मे भी इक्विलिब्रियम पर रुका हुआ हो। तो बॉडी जब रुका हुआ स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम जो स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक, रेस्ट और इक्विलिब्रियम कंडीशन। हियर ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सम एक्सीलरेशन लगेंगे, स्यूडो फोर्सेज लगेंगे, ये सब स्टडी करेंगे किसमें, काइनेटिक्स में। क्लियर हुआ? दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स। ओके, नोट इट। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का काइनेमेटिक में, ठीक है। अब हम कुछ टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक टर्म जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिलेटिव मोशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। फिर टू डायमेंशन में आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी सिंपली वन डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपली हम बात करेंगे अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर उसके बाद वन डायमेंशनल मोशन पे आएंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर टर्म है, सब इनमें डिफरेंसेज होते हैं, उनको हमको समझना है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं एक्चुअल पाथ और एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, सिंपली एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय बॉडी, सिंपली क्या है, डिस्टेंस है। तो यहां पे बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्यों इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है जो स्पेसिफिक पाथ पे चल रही है, सिंपल सा मान लेते हैं, अगर हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं हम ये एक इनिशियल पॉइंट है और कुछ हमारे पास पाथ है, लाइक एक रोड है, समथिंग लाइक दिस, ये एक रोड है, ठीक है। यहाँ से बॉडी चलना है, यहाँ पे एक बॉडी है जो इस पाथ पे चलना स्टार्ट किया, सम वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा v एट ए इनिशियल पोजीशन। इसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, फाइनल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, वो हमारे मानने के ऊपर है, हम यहाँ पे फाइनल पोजीशन मान सकते हैं। तो जहाँ तक हम कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। हम यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, हम यहाँ तक कंसिडर करेंगे तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो बॉडी इनिशियली यहाँ से चलना स्टार्ट की और एक पाथ पे चलती हुई ये इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो अगर हम आपसे पूछेंगे अच्छा ये बताओ बॉडी ने एक्चुअल पाथ लेंथ कितना कवर किया, तो आप बोलोगे बॉडी इस पाथ पे चल रही है तो इस पाथ का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस एस होगा। वही क्या होगा, डिस्टेंस एस होगा। डिस्टेंस मान लेते हैं किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एस से। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे डी से। इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। एरो क्यों लगाया अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो ये जो पूरा पाथ लेंथ हो गया आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आपने बोला ठीक है, अच्छा ये इस पाथ का हमने लेंथ मेजर किया बाय टेकिंग सम रोप, ठीक है, और सम स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से आपने मेजर किया। तो आपने बोला इसका डिस्टेंस 100 मीटर है, तो पाथ लेंथ कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। तो आपने बोला डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। ओके ठीक है। फिर आप आए डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इन दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब आप इस दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इन दो पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट। तो आपको ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन से जब हमने कनेक्ट किया तो ये आपको क्या मिल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि टू पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये इसको हम बोलेंगे दिस इज अ वेक्टर डी। वेक्टर डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं। तो हम बोलेंगे कि बिटवीन टू पॉइंट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ। ये जो एरो का लेंथ होगा, जो हमने एरो बनाया है, वो क्या होगा, इस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्योंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो अगर डायरेक्शन होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द वेक्टर। जैसा हमने यहाँ पे एक एरो बनाया है, फाइनल पॉइंट पे एरो बनाया है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, डिस्टेंस है। डायग्राम बना लो। ओके हाँ, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी है। वेयर, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी एज्यूम करते हैं। तो यहां पे आ गया स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप समझ ही चुके हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हो गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। आप चलते जाओगे, आप हमेशा बोलोगे ठीक है बॉडी मूव कर रही है, तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, सॉरी उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा विद द टाइम। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई बॉडी है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, इधर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पे, और ये डायरेक्शन t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, और दिस डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, मान लेते कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, तो टाइम के साथ हम देखेंगे क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं। फिर यहाँ से अगर ये बैक होकर फिर यहाँ पहुँच गई, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, दिस प्लस दिस लेंथ। तो डिस्टेंस में क्या होगा कि लेंथ ऑलवेज ऐड होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। अगर बॉडी रुका हुआ है इक्वल टू 0 पे, यहाँ तक 10 सेकंड बाद भी यहीं पे है, बॉडी चल नहीं रहा, रुका हुआ, तो हम बोलेंगे क्या, डिस्टेंस 0 है। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रहा है तो विथ टाइम डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज नहीं होगा। हाँ, रेट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कम ज़्यादा हो सकता है, कभी हो सकता है ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो, कभी हो सकता है धीरे धीरे इंक्रीज हो, लेकिन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे विथ टाइम डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, या तो 0 होगा या तो इंक्रीज होगा, कभी भी
टाइम के साथ वो डिक्रीज नहीं होगा। विथ टाइम डिस्टेंस नेवर डिक्रीज। तो विथ टाइम डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होने वाला है। नेवर डिक्रीज, कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो वो dt इक्वल टू 0 पे यहाँ था, मूव किया डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर मूव किया डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर वापस जब आया तो देखो अब क्या है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा। तो विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज, में डिक्रीज, आर में कांस्टेंट। तो ये कभी डिक्रीज नहीं होगा, मे बी जीरो हो, मे बी कांस्टेंट हो, या जीरो हो, या फिर इंक्रीज करे। तो आप बोल सकते हो इट मे बी कांस्टेंट और इंक्रीज और जीरो। ठीक है, ये में भी कांस्टेंट हो, इंक्रीज हो और जीरो। अगर बॉडी चला ही नहीं है, ऑलवेज रेस्ट पे, तो आप बोलोगे जीरो है। लेकिन कभी भी ये डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन डिफरेंस है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, विथ टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ। ये किसके साथ है, विथ टाइम। विथ टाइम, अगर टाइम तो आगे, टाइम कभी पीछे जाएगा नहीं, ऑलवेज टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है, कभी पीछे जाता नहीं। तो विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट और जीरो। ठीक है, विथ टाइम, सॉरी, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस क्या है, ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन ये डिक्रीज भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट मे बी पॉजिटिव एंड जीरो। ये केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट इन दिस सेक्शन, मे बी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर मूव कर रहा है, तो हम कंसिडर करेंगे क्या, निगेटिव। मान लेते हैं ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे ना रहकर ये फाइनली आके यहाँ पे रुक रहा है, तो हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, -2 मीटर निगेटिव है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइनली इनिशियल पॉइंट के उधर है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था, इसके इधर पॉजिटिव माना था, तो इसके इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुंच गया, फाइनली इधर से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे ये -2 मीटर। मान लेते हैं ये लेंथ कितना है, 2 मीटर है, तो हम बोलेंगे -2 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यह डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो, जब रुका हुआ है तो जीरो होगा। ओके, और दिस लास्ट पॉइंट क्या है, नोट करो इसे। और इन दिस टॉपिक लास्ट पॉइंट हमारा होगा, चलो इसे नोट कर लो आप लोग। फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट लगभग दोनों के लिए सेम ही है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दिस लेंथ ऑलवेज लेस देन दिस अमाउंट ऑफ लेंथ। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दिस लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और अपना पाथ रिवर्स नहीं कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं एस, डिस्टेंस एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मॉड ऑफ डी। तो एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी। ऑलवेज ग्रेटर देन होगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, व्हेन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन एंड पार्टिकल नॉट चेंज द डायरेक्शन। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल चेंज डायरेक्शन नहीं कर रहा है, लाइक दिस, पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है और पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस भी यही है, एक्चुअल पाथ लेंथ भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो इन दिस कंडीशन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कब होगा, जब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और
पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है। अगर रिवर्स हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं रिवर्स हो जा रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, दिस अमाउंट ऑफ क्या है, एस है, तो दिस अमाउंट ऑफ क्या है, एस है, एस क्या है, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ एस है, और डी क्या है, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये लेंथ तो इस लेंथ से कम हुआ। तो अगर पार्टिकल पाथ अपना रिवर्स कर देता है स्ट्रेट लाइन पे, तो उस केस में एस ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, तो यहाँ पे एस ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर पार्टिकल पाथ रिवर्स नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता है सेम डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे ऑलवेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, और किसी अदर कंडीशन के लिए अगर पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उस कंडीशन के लिए आप ऑलवेज बोलोगे कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है। इक्वल टू केवल किसके लिए और लगा, जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और अपना पाथ पार्टिकल रिवर्स नहीं कर रहा हो, ध्यान पे रखना, ठीक है, तब इक्वल टू यूज होगा, अदरवाइज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। चलो, किसी को डाउट, डाउट क्या होगा, ठीक है, ये तो आप लोग डेली मूव करते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, ठीक है, किसी के घर पे कार होगा, कोई एरोप्लेन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, कोई रोज 100 मीटर मूव कर रहा होगा, कोई साइकिल से 2 किलोमीटर रोज जाता होगा, किसी के पास बाइक होगा 10 किलोमीटर जाता होगा। तो डेली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में और रियल लाइफ में ऑब्जर्व करता है। तो दिस इज अ बेसिक टर्म, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपली दिया हुआ है एक पार्टिकल है जो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए से। इनिशियली वो क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए, और पॉइंट ए दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू 20 मीटर पे है, पॉजिटिव 20 मीटर पे है, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड रीच टू द पॉइंट बी। पॉइंट बी में पहुंचता है, वहां पे बी क्या है, एक्स इक्वल टू 45 मीटर है, एंड देन मोमेंटरली कम टू रेस्ट। फिर वो क्या आ जाता है, पार्टिकल बी पे रेस्ट हो जाता है। फिर बोलता है कि इट मूव इन द डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस। अब बी से निगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करता है, और वो कहाँ पे पहुंचता है, एट पॉइंट सी, जिसका लोकेशन है एक्स इक्वल टू -30 मीटर, एंड फाइनली कम टू रेस्ट एट सी। फिर सी पे पार्टिकल फिर रुक जाता है। तो आपसे पूछता है ये बताओ, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड, दिस इज अ मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ए टू बी क्या होगा, और सेम थिंग ए टू सी क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको एक डायग्राम पे ड्रा कर लेते हैं। व्हाट इज द ए, पोजीशन ए एट 20 मीटर एंड पोजीशन बी 45 मीटर एंड पोजीशन सी -30 मीटर। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनिशियली मान लेते हैं पार्टिकल कहाँ पे था, यहाँ पे था, x इक्वल टू 0। इनिशियली यहाँ पे नहीं था, कहाँ पे था, x इक्वल टू 20 मीटर पे था ना, इनिशियली x इक्वल टू 20 मीटर पे, यहाँ पे था पार्टिकल a, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 20 मीटर है। फिर दिस इज ए पॉइंट b, सेम स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट b है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 45 मीटर है, x इक्वल टू 45 है, x इक्वल टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 45, मतलब दिस लेंथ इक्वल टू 45 मीटर। फिर ये मूव किया रिवर्स डायरेक्शन में, और कहाँ पहुंचा, c क्या, x इक्वल टू -30, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में होगा -30। तो दिस इज मान लेते हैं क्या है, पॉइंट c है, -30 मीटर, x इक्वल टू कितना है, -30 मीटर। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, और यहाँ पे आके रुक गया। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था एट t इक्वल टू 0 पे, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर वापस आया, कहाँ पे पहुंचा, एट ए पॉइंट सी पे। जब सी पे पहुंच गया तो हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, ए टू बी डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताओ ए टू सी डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ए टू बी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन ए टू बी, जब पार्ट, चलो पहले हम ए टू बी के बारे में फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था पार्टिकल पहले कहाँ था, t इक्वल टू 0 पे एट एक्स इक्वल टू 20 मीटर पे था,
एंड यहाँ से ये मूव किया, कहाँ पहुंचा, बी पे एट एक्स इक्वल टू 45 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एस इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, ए टू बी, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इक्वल टू 45 माइनस 20। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, दिस इज मान लेते हैं क्या, ओरिजिन ओ है। आप बोल को एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, आप बोलोगे लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ए बी। लेंथ ऑफ द ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द ओ बी माइनस लेंथ ऑफ द ओ ए, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20, दिस इज प्लस 25 मीटर। तो आप बोलोगे पार्टिकल ने ए टू बी डिस्टेंस कवर किया कितना, प्लस 25 मीटर, बिकॉज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सीधे कहाँ पहुंच गया, बी पे, रिवर्स नहीं हुआ है। ओके, और सेम सिचुएशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ नथिंग बट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो शॉर्टेज डिस्टेंस ए टू बी क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ लेंथ होगा, दिस इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ए टू बी, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो बोलोगे डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए टू बी वेक्टर है, तो आप बोलोगे ए टू बी वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए बी, ए टू बी, फाइनल पोजीशन क्या है, बी है, और मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डी क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मोड ऑफ ए बी, और दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ए बी, दिस इज इक्वल टू ए बी, अगेन दिस इज इक्वल टू प्लस 25 मीटर, क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना है, प्लस 25 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अप टू बी आप बोल सकते हो कि पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, हेंस वी कैन से दैट एस इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टी फॉर पोजिशन फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये था ए से बी तक के लिए। चलो अब हम बात करेंगे ए टू सी, सेकेंड पार्ट, ए टू सी सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू पॉइंट सी। अब हम बात करेंगे ए टू पॉइंट सी के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलो देखते हैं। तो पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे कहाँ था, ए पे था, ए से होते हुए कहाँ पे गया, बी पे गया, फिर बी से वापस रिटर्न हुआ, ए से होते हुए कहाँ निकल गया, सी पे, अब जाकर रुका कहाँ पे, सी पे रुका। तो फाइनल पोजीशन पार्टिकल का क्या है, सी पे है, इनिशियल पोजीशन ए पे है। तो डिस्टेंस क्या आ गया, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ कवर किया, ए टू बी, बी टू सी, और सॉरी ए टू बी, बी टू ए प्लस ए टू सी, ये डिस्टेंस कवर किया। तो आप बोलोगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। दिस इज एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, ए बी प्लस बी ए और ए बी, क्योंकि सेम होगा। लेंथ क्या होगा, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, तो बी ए इक्वल टू ए बी होगा, प्लस ए सी होगा, ए टू सी के बीच का डिस्टेंस। तो बी ए बी दोनों इक्वल होगा, और दोनों दिस अमाउंट ऑफ लेंथ होगा, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस ए सी दिस अमाउंट ऑफ लेंथ। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना है, दिस इज नथिंग बट लेंथ बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी कितना हो जाएगा, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ प्लस दिस अमाउंट ऑफ लेंथ, दिस इज 20 प्लस 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, प्लस 100 मीटर।
तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना आ गया +100 मीटर। वैसे भी अगर प्लस भी ना लगाओ चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्लस नहीं भी है तो आप प्लस ही एज्यूम करोगे, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो +100 मीटर क्या आ गया आपका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था, ए पे था। माय डियर फाइनली कहाँ पे आ गया, सी पे हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर बनाएंगे, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन। तो ये जो आपको वेक्टर मिला है, आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से यहां तक जो एरो मिला है, दिस रिप्रेजेंटिंग अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए टू सी। ठीक है, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन टेल, दिस इज अ फाइनल पोजीशन हेड। तो ए टू सी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिल गया, डी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी क्या हो गया, वेक्टर ए सी हो गया, वेक्टर ए सी हो गया। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए सी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए सी हो गया। तो ए सी वेक्टर ए सी ए टू सी है, तो मॉड ऑफ ए सी क्या हो गया, लेंथ ऑफ द ए सी, दिस इज नथिंग बट ए सी हो जाएगा। या अगर हम मॉड ऑफ ए सी निकाल ही लेते हैं, चलो मॉड ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, दिस इज अ फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, दिस इज क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होगा। पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सी है, मतलब ये वाई डायरेक्शन का कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। तो दिस इज सी का कितना है, -30 है। किसमें लेंगे, माइनस एक्स के इधर -30, पोजीशन हमारा रेफरेंस क्या है, x इक्वल टू 0। तो इधर क्या हो जाएगा -30। आई कैप लगाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन क्या है, एक्स में आई, अभी हम केवल माइनस प्लस साइन कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्ट, अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर आई कैप है, तो हम बोल सकते हैं इसको -30 आई कैप, और ये कितना आएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये कितना होगा 20 आई कैप। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए सी, एंड वेक्टर ए सी कितना हो गया -50 आई कैप हो गया। -50 आई कैप मतलब -50 आई इज द रिप्रेजेंटिंग यूनिट पॉजिटिव यूनिट वेक्टर। माइनस आई का मतलब है जीरो के इधर है, जीरो के इधर है, तो इसलिए माइनस आई हो गया। तो मोड ऑफ ए सी कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आई का मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दिस इज अ लेंथ ऑफ द ए सी। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द ए सी, दैट इज 50 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था -50 आई, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 50 मीटर। तो ए टू सी के लिए हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आया 100, सॉरी डिस्टेंस कितना आया 100, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 50 मीटर। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि एस यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी है। ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है फॉर ए टू सी के लिए, लेकिन ए टू बी के लिए क्या था, इक्वल था। ओके, चलो नोट करो इसे। अब हम बात करेंगे स्पीड का, व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो इट इज सिमिलर लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह स्पीड एंड वेलोसिटी है, दोनों में सेम टाइप का लगभग डिस्प्लेसमेंट है। पहले हम जान लेते हैं स्पीड क्या है और स्पीड कितने टाइप का होता है। तो स्पीड हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम is known as a speed। तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इज यूनिट टाइम इज नोन एज अ स्पीड।
तो स्पीड दो टाइप का होता है, वन इज एवरेज स्पीड। पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड का, पहले हम बात करेंगे किसका, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड v is defined as delta s by delta t, delta s by delta t. This is a speed, average speed v is defined by delta s by delta t, or we can say that total distance by total time, total distance by total टाइम। मतलब जितना टाइम आपको दिया हुआ है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पूछा 10 सेकंड में स्पीड क्या होगा, तो 10 सेकंड में जितना टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया वो मेजर करोगे, तो आप ऊपर रखोगे टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इनिशियली t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है एट ए फाइनल पोजीशन एक पार्टिकुलर पाथ पर, ठीक है, लाइक यहाँ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं t इक्वल टू 60 सेकेंड पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 60 सेकेंड पे यहाँ पे है, और दिस लेंथ कितना है, टोटल लेंथ ये कितना हुआ है, दिस अमाउंट ऑफ टोटल लेंथ कुछ है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ 10 मीटर है, और फिर ये लेंथ ऐड होगा, दिस अमाउंट ऑफ लेंथ कितना है, अगेन 10 मीटर है, एंड दिस अमाउंट ऑफ लेंथ अगेन 10 मीटर है। तो दिस इज 10 मीटर, तो 10 मीटर का हम लेंथ लेते हैं, ठीक है, दिस इज 10 10 10 10 एंड अगेन 10 10 का सेगमेंट है, तो हम बोल सकते हैं दिस लेंथ कितना है 10 मीटर, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10, तो 10 10 10 10 10 है, ठीक है। मे बी ऑब्जेक्ट जो है 50 सेकंड पे यहाँ पे हो, 50 सेकंड t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, तो 50 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और t इक्वल टू मान लेते हैं ये कितना है 30 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और नेक्स्ट जो है 30 सेकंड हो गया ये, दिस इज 40 सेकंड पे ऑब्जेक्ट जो है, या बोल सकते हो 35 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और 50 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट इन सच अ वे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 30 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 10 मीटर का कब पे 35 मतलब 5 सेकंड में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, नेक्स्ट 35 प्लस 50 मतलब 15 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितना हो गया 10 सेकंड में। तो ये लेंथ कितना है 10 मीटर का है, दिस लेंथ आल्सो 10 मीटर, इक्वल में हमने डिवाइड कर दिया है जो आपको पता है, ठीक है, दिस इज आल्सो 10 मीटर एंड दिस इज आल्सो कितना है 10 मीटर, और दिस इज आल्सो इक्वल टू कितना है 10 मीटर। लेंथ ऑफ द पाथ कितना है 10 मीटर, टोटल कितना है 10 10 10 10 10 50 मीटर है। तो अगर हम बात करें, अच्छा ये बताओ कि पार्टिकल जो चल रहा है उसका हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, टाइम हमको दिया हुआ है t इक्वल टू 0 टू 50 सेकंड में पार्टिकल का स्पीड क्या है। अब हमको एक टाइम इंटरवल दिया, देखो 0 टू 50 बीच में क्या है, गैप है, टाइम इंटरवल है 0 टू 50, तो 0 टू 50 0 पे यहाँ था, 50 पे यहाँ पहुँच गया, तो 0 टू 50 टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 10 10 10 10 40 मीटर। तो हम बोलेंगे पार्टिकल का स्पीड v क्या हो गया 0 टू 50 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कवर डेल्टा s कितना है, दिस इज 10 10 10 10 40 मीटर। अब टाइम कितना लगे 0 टू 50,
तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया 50 माइनस 0। तो 50 माइनस 0 कितना हो गया 50 हो गया। तो आप बोलोगे स्पीड कितना आ गया यहाँ से 4/5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, दिस इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ, सबका यूनिट क्या होगा मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, दिस इज लेंथ t माइनस वन, एल टी माइनस वन क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल। तो अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 50 सेकेंड कितना हो गया 4/5। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड t इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 50 सेकेंड, तब क्या होगा एवरेज स्पीड। देखो तो t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 50 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इनिशियली कहाँ ले रहे हैं, t इक्वल टू 10 ले रहे हैं, मतलब यहाँ से चल रहे हैं। सॉरी t इक्वल टू 10 हमको नहीं पता, चलो t इक्वल टू 30 लेते हैं। 30 मतलब इनिशियली यहाँ पे थे और यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं कि अच्छा ये बताओ t इक्वल टू 30 सेकेंड में जब ऑब्जेक्ट था वहाँ से हम कंसिडर करना स्टार्ट किए, और ये आफ्टर 20 सेकेंड 50 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पहुँचा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड होगा v, कहाँ से कहाँ तक 30 to 20, 30 to 50 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, अब कितना आया 30, टाइम कितना लगा 50 माइनस 30, तो दिस इज कितना हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। देख सकते हैं आप क्या दोनों डिफरेंस आ गया। उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ये बताओ t इक्वल टू 35 टू 60 मीटर कितना हुआ, तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कौन सा डिस्टेंस लेना है, कौन सा टाइम लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम करना है जो टाइम आपको कंसिडर करना है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। मे बी डिफरेंट इंटरवल के लिए डिफरेंट हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे और उसके बेस पे मोशन को डिवाइड किया जाता है। वो सब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्पीड के बारे में। तो दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज स्पीड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चल अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। ये एवरेज स्पीड था। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द फर्स्ट काइंड था। सेकेंड था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है माय डियर, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज एवरेज बोल सकते हो VAG, दिस इज V इंस्टेंटेनियस, V इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, अब यहाँ पे लग जाता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा t, this is nothing but ds by dt in the form of differentiation ds by dt. This is a instantaneous speed, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या हो गया, व्हेन डेल्टा t जो यहाँ पे टाइम इंटरवल है वो क्या हो रहा है टेंड्स टू 0, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बिल्कुल पास है। तो डेल्टा S बाई डेल्टा t जो होगा वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ds बाई dt इसको लिख सकते हैं। तो ये जो डेल्टा S बाई डेल्टा t वह डेल्टा t टेंड्स टू 0 है, तो इस स्पीड को क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाई दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है, यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब जो टाइम इंटरवल है वो कहाँ जा रहा है टेंड्स टू 0, बहुत ही छोटा होने जा रहा है। पहले क्या था फाइनाइट टाइम इंटरवल था,
फाइनाइट डिस्टेंस कवर करता था ऑब्जेक्ट और आप जो है एवरेज स्पीड निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल सेम पाथ पे ट्रेवल कर रहा था और पार्टिकल मान लेते हैं एट ए पोजीशन टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, एट टी इक्वल टू 50 सेकेंड पे यहाँ पे था, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए अच्छा ये बताओ जब पार्टिकल टी इक्वल टू 50 सेकेंड पे है और मूव कर रहा है इस पाथ पर, तो ठीक है ये बताओ t इक्वल टू 50 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 50 सेकेंड। तो आप क्या बताओगे, आपके पास कुछ टाइम है ही नहीं, आपसे ये नहीं पूछा 0 टू 50 सेकेंड के बीच में स्पीड क्या है, तब आप क्या करते, 0 टू 50 के बीच का डिस्टेंस निकालते, टाइम इंटरवल से डिवाइड करते, आपके पास स्पीड आ जाता है। लेकिन आपसे आप पूछ रहा है t इक्वल टू 50, मतलब डेल्टा t जीरो है, मतलब t इक्वल टू जस्ट 50 एट दिस पॉइंट, what is the exactly speed of the particle, what is the exact speed of the particle at t equal to 50 second, at this point पे particle का speed क्या है उसे हम क्या बोलेंगे, instantaneous speed। और वो स्पीड कैसे निकालेंगे, by putting limit delta t tends to 0 ds by dt and this is a ds by dt in the form of डिफरेंशिएशन क्या जाएगा ds by dt। अगर आपको कर्व का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t पता है तो ds by dt करके आप इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है, वेरी स्मॉल इंटरवल, इंटरवल टेंस टू जीरो है, मतलब डेल्टा टी वेरी क्लोज है टेंस टू जीरो, मतलब एट 50 सेकेंड पे स्पीड क्या है, तो 50 सेकेंड में कितना मूव करेगा, थोड़ा सा ही मूव करेगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक मूव करता था, तो 50 सेकेंड में ये कितना मूव करेगा, थोड़ा सा ही मूव करेगा, दिस अमाउंट। तो दिस अमाउंट क्या है, डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंस टू जीरो ये लिमिट लगा हुआ है, दिस इज क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी मतलब डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल है, टेंस टू जीरो है, मतलब एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम, जब आपको टाइम इंटरवल नहीं मिले, विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम एट टी इक्वल टू 50 एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, आप जब स्पीड बताओगे तो वो स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। उसी तरह वेलोसिटी भी है, एट ए पार्टिकुलर पोजीशन पे जो वेलोसिटी बताओगे वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। उसी तरह एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एट ए पार्टिकुलर टाइम पे जो आप एक्सीलरेशन बताओगे वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो नाम ही है इंस्टेंटेनियस, मतलब पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल अवेलेबल नहीं होगा। जब हम बात करेंगे एवरेज, एवरेज में एक टाइम इंटरवल होगा, तो टाइम का एवरेज लेते हैं, यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा 20 सेकेंड का गैप होगा, 10 सेकेंड का गैप होगा, 2 आवर का गैप होगा, वॉटेवर, लेकिन टाइम इंटरवल होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं होगा। तो एवरेज से जो भी रिलेटेड टर्म है उसमें क्या होगा, एक टाइम गैप मिलेगा आपको, टाइम होरिजोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, पार्टिकुलर टाइम पे आपको बताना है कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, या व्हाट इज द एनी अदर थिंग, व्हाट एवर एग्जामिनेशन गोइंग टू आस्क। ओके, चलो, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ? चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड क्या, लेंथ बाय टाइम है, तो यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, यूनिट ऑफ स्पीड, दिस इज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ का क्या होगा मीटर हो जाएगा, एमकेएस सिस्टम में टाइम का क्या होगा सेकंड होगा, या मीटर पर सेकंड एमएस बोल दो। दिस इज डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मीटर का एल हो जाएगा, लेंथ का टाइम हो जाएगा, दिस इज एल टी -1 क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये स्पीड के बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं
डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। तो ये क्या था, वो क्या था, डिस्टेंस था, तो इसमें बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम क्या हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया। अब ये भी दो टाइप का होता है सेम में, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दिस इज ए वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। दिस इज क्या हो जाएगा, नथिंग बट डेल्टा डी, या आप बोल सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी। दिस इज टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, मतलब एक पार्टिकुलर बाय टाइम, सिंपली बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। मतलब कई बार चेंज बोलते हैं, कई बार डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रख देते हैं। जब आप इनिशियल पोजीशन वही एज्यूम करते हो जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब आपका रिफरेंस पॉइंट कहीं और होता है तो आप चेंज निकालते हो, तो उस कंडीशन में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम हो जाता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो बेसिकली क्या है कि जो टाइम पीरियड में टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच में, उसको हम उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वे वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डी इक्वल बाय डी टी। दिस इज नथिंग बट डी ऑफ डी इक्वल टू डी ऑफ टी। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही है, स्पीड वाला सेम है। दिस इज एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट और दिस इज एट ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो मान लेते हैं, आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां से यहां तक पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉरी चलो दूसरा पाथ बनाते हैं सिंपल सा। एक पार्टिकल है सेमी सर्किल पे मूव कर रहा है यहां से यहां तक। दिस इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल आर, ठीक है। दिस इज सेंटर सी है और ये यहां से यहां तक जस्ट अपोजिट साइड मूव कर रहा है अलोंग दिस पाथ। पार्टिकल मूव कर रहा है, अब मूव करके, ठीक है, 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, सॉरी 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। तो हाँ, और 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा है, तो लेट्स हम मान लेते हैं दिस इज नॉट अ 2 सेकेंड, दिस इज अराउंड जो है 7 सेकेंड। और 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और 7 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे। अगर आपसे बताया जाए अच्छा ये बताओ बेटा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो आप क्या करोगे, ये पूरा डिस्टेंस निकालोगे। अब बोलोगे एवरेज स्पीड बिटवीन 7 सेकेंड, 0 to 7 सेकेंड, ए टू बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपसे अगर पूछा जाए अच्छा ये बताओ ए टू सी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ए टू सी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो ए टू सी आपको एक टाइम हॉरिजॉन मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 7 सेकेंड का। टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो टाइम हॉरिजॉन मिल गया कितने का, 7 सेकेंड का। तो इस 7 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए सी। तो अब बोलोगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी ऑफ ए सी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, एवरेज। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन है ये, टोटल कितना हो जाएगा 2r, तो दिस इज अ 2r बाई टाइम कितना है 7 सेकेंड, तो दिस इज अ 2/7 r मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया मीटर पर सेकेंड, आर में भी दिया हो 7 सेकेंड, ओ सॉरी 7 मीटर 10 मीटर 14 मीटर एनीथिंग आप पुट करोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे, नहीं दिया होगा तो आप बोलोगे 2/7r हो गया, क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछा चाहिए बता एवरेज वेलोसिटी ए टू बी क्या होगा, तो अगेन आप बोलोगे ए टू बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए टू, नाउ वी ए बी एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, ए टू बी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, ए टू बी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए बी, तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमारा क्या हो गया ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी बाई कितना टाइम कितना ले रहा है, ए टू बी जाने का टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है, तो टाइम कितना डेल्टा टी 1 सेकेंड है, तो मॉड ऑफ ए बी बाई 1 सेकेंड, अब मॉड ऑफ ए बी क्या है दिस अमाउंट ऑफ लेंथ, दिस इज अ वेक्टर ए बी है, तो मॉड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा दिस अमाउंट ऑफ लेंथ, और आप जानते हो दिस इज आल्सो रेडियस आर, दिस इज आल्सो रेडियस आर, दिस इज अ सेंटर है ओ है, सेंटर मान लेते हैं वो है, दिस इज रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज √2r, ये कितना हो गया ए बी कितना हो गया √2r, तो आप बोलोगे √2r बाई 1 मीटर पर सेकेंड, तो √2r बाई 1 मीटर पर सेकेंड मतलब √2r मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी ए टू बी आ गया, कहां से कहां तक एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ए टू सी, तो एवरेज ले रहे हैं एक पार्टिकुलर इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, तो क्या मिल जाएगा हमको एवरेज वेलोसिटी, और डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वही होगा डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ये था अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, गिवन इन गिवन टाइम, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा और एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम जैसे इस टाइम 1 सेकेंड के लिए क्या दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप बोलोगे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन में √2r मीटर पर सेकेंड, लेकिन इन 7 सेकेंड में दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप बोलोगे 2/7r मीटर पर सेकेंड क्या आया एवरेज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो पार्टिकल t इक्वल टू 1 पे कहां पे है यहां पे है, और आपसे पूछ दिया गया अच्छा ये बताओ बेटा कि एट ए टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा, तो डेल्टा t टेंड्स टू 0 होगा dt बाई dt आ जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ कि डेल्टा t 0 है, तो एट दी 1 सेकेंड जब पार्टिकल इस पोजीशन पे तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया इसका वेलोसिटी हो गया, और डायरेक्शन ऑलवेज क्या हो गया टेंजेंट टू द कर्व, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या है v इंस्टेंटेनियस, चलो अच्छा ये सब नोट कर लिया,
इसे हटाओ। v इंस्टेंटेनियस, दिस इज अ v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे है। ठीक है, ये में भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द कर्व। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, फाइंड आउट करोगे। आगे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कैसे इसको निकालना है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी होगा, और ये ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ होगा, एंड डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, एट दिस पॉइंट जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उसी के पैरेलल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल ही नहीं रहा है, वेरी कम, बहुत टाइम इंटरवल क्या है, वेरी स्मॉल है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन किसकी रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी टाइप का कर्व, तो वहां पे जो टेंजेंट होगा, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर कर्वी लीनियर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन में। तो जैसे जैसे टेंजेंट कर्वी लीनियर पाथ है तो वहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है, क्योंकि कर्व क्या है, बेंडिंग है, तो टेंजेंट भी बेंड होगा। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऑलवेज चेंज हो रहा है। लेकिन इन स्ट्रेट लाइन में क्या है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन कैसे देंगे आप, बाय द ड्राइंग। तो डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट ए टेंजेंट ऑन द पाथ एट दैट पॉइंट। तो सिंपली क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रा करोगे और डायरेक्शन बदल दोगे। देखो यहाँ पे क्या है कि टेंजेंट चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज होगा, इवन तो स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर मान लेते थ्रू आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है। अभी हम बात करते हैं पहले स्पीड की, चलो ठीक है। इस न्यूमेरिकल में हम ये भी देख लेते हैं। चलो ये नोट कर लिया, व्हाट इज द स्पीड, हाँ बी एवरेज बताओ, बी एवरेज स्पीड बताओ, ठीक है, एट ए टू सी। क्या होगा बताओ, ए टू सी एवरेज स्पीड। ए टू सी ये पाथ पे होकर गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो 2 पाई आर होता था, पाई आर, अब बोलोगे पाई आर बाय टाइम कितना है, 7 सेकेंड। तो पाई आर बाय 7 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड ए टू सी। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, स्पीड किसकी बात है, देखो यहाँ पे एवरेज नहीं लगा है, स्पीड, स्पीड एवरेज कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी से। तो दिस अमाउंट ऑफ लेंथ नहीं लेंगे, कौन सा लेंथ लेंगे, एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कितना है, 1/4 है, 1/4 ही है ना टोटल सर्कल का। ये कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 इंटू टाइम कितना है, 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ में, दोनों की बात करेंगे हम एक साथ, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं सेम सर्किल था, और इस सर्किल पे एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव करता है, ठीक है। दिस इज अ सेम पार्ट ऑफ द सेमी सर्किल, और यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। दिस इज अ सेंटर ओ ऑफ द सेमी सर्किल, और रेडियस इसका क्या है, आर है। पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट किया, माय डियर, यहां से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, तो पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द डायरेक्शन होगा। लेकिन स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, अब हम केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे भी मान लेते हैं स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड पे है, और यहाँ पे भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब थ्रू आउट पाथ के हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब थ्रू आउट पाथ इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अगर हम पूछ रहे हैं अच्छा यहाँ बताओ स्पीड कितना है, तो आप बोले 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल का स्पीड क्या है,
कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, आपने बोला ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप बोल सकते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या है? 0 है। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर पार्टिकल यहाँ पे है, अगर यहाँ पे दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 10 मीटर पर सेकेंड इज अ स्पीड, तो स्पीड किस स्पीड से मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे हमने बोला था स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? इवन तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया? मॉड ऑफ v, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो मॉड ऑफ वेलोसिटी ये भी क्या है? कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, तो ये कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो, इधर डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन इधर हो गया, इधर डायरेक्शन इधर हो गया। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है। अब वेलोसिटी में क्या होता है माय डियर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कंसिडर करेंगे। तो एक वेक्टर कैसे चेंज हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया, बाय चेंजिंग अ मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग अ डायरेक्शन, और बाय चेंजिंग अ बोथ। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट v इंस्टेंटेनियस नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एट ए किसी भी सिचुएशन के लिए ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ये सब सेम हो, कांस्टेंट है। ये सब अगर कांस्टेंट है तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, मे भी डिफरेंस हो सकता है, मे भी, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, चेंज हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या है? आप बोलोगे आप यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है। क्या बोलोगे आप? यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। वैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये इक्वलिटी होल्ड करेगा एट एनी पॉइंट? ये क्या था? थ्रो आउट था। तो एट एनी स्टैंड, तो वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे बोलोगे जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, थ्रू आउट पाथ
चेंज हो रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हो एट एनी इंस्टेंट, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट a particular instant v इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले अच्छा इस पोजीशन पे बताओ, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं ये टाइम जो है 10 सेकेंड है, दिस इज 20 सेकेंड है, दिस इज 50 सेकेंड है। तो चलो मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये बताओ t इक्वल टू 20 सेकेंड, जस्ट 20 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो आपने बोला 50 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने बोला अच्छा ये बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो आपने बोला 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने पूछा आपसे स्पीड कितना है इंस्टेंटेनियस, बोला आपने 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने क्या पाते हैं, आप पाते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ। उसी तरह इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन, और स्पीड कितना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। होगा या नहीं होगा, ठीक, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंपली एट किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा ऑलवेज। लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो या ना हो, ठीक है, लेकिन ये जरूर ट्रू होगा एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एट ए पार्टिकुलर पोजीशन वी इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। आप सिंपली डायरेक्टली बोलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, चलो इसे एट ए पार्टिकुलर पॉइंट नोट करके लिखो, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट अ particular instant magnitude of instantaneous velocity, instantaneous velocity always equal to the instantaneous speed, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, और डिफरेंसेस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी में डायरेक्शन हो जाएगा, और डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व होगा। और सेकेंड पॉइंट इसमें नोट करो, डायरेक्शन, चलो ये बता दिया था, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व होगा, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity always along the direction of, always along the, always in the direction of, always in the direction of tangent on the path at that point, ठीक है। तो जहां पे पार्टिकल है वहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, और वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ, चलो नोट करो इसे। चलो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। रेट क्या है, विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन।
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हो सकता है, या मे बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। और एक पार्टिकल पे एक्सीलरेशन लग रहा है, दो पार्टिकुलर डायरेक्शन में सेम वे, एक आगे से लग रहा है एक पीछे से लग रहा है, मे बी अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगा, मतलब चेंज क्या होगा, चेंज ऑलवेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, आप बोलोगे दिस इज डी वी बाई डी टी, मतलब वी फाइनल एवरेज माइनस वी इनिशियल बाई डेल्टा टी टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जब फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से तो आप बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है एक्सेलरेशन, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट है। लेकिन अगर v फाइनल कम हो गया v इनिशियल से, v फाइनल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन निगेटिव आएगा। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी आया है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट का। ध्यान देंगे, दिस इज अ फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। तो मान लेते हैं एक पाथ पे एक पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पहुँच गया, यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन, वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया इन दिस टाइम पीरियड, कितना हो जाएगा, दिस इज कितना होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम 10, दिस इज कितना, वी फाइनल कितना है 20 माइनस 10 बाई 10, तो ये कितना हो गया, +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, LT-2। तो ये अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो ए एवरेज कितना आ गया, +1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी में चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो रहा है, इसका ना एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लग रहा है। मतलब ये जो इस पार्टिकल पे हम कह सकते हैं कि 10 सेकेंड तक एक एक्सीलरेशन लगा, और जिसका वैल्यू कितना है, एवरेज एक्सीलरेशन जिसका वैल्यू कितना है, +1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन में लगा, यहाँ से यहाँ तक इन द डायरेक्शन में लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। तो दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन इन 10 सेकेंड, और ये पॉजिटिव आया है, तो इसलिए ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल आया, मतलब पार्टिकल के वेलोसिटी को ये एक्सीलरेशन सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस पे एक्सीलरेशन है, मतलब पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो 10 सेकेंड में कितना होगा, 10 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, और उसमें एक एक्सीलरेशन था, मतलब इस रेट से एक्सीलरेशन का करना मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे रेट कितना है चेंज होने का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है इन 1 सेकेंड में। तो हम बोल सकते हैं कि 10 मीटर में कितना चेंज होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तो न्यू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हो, जो पार्टिकल की वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है या वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, और उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, लेट अस सिचुएशन कुछ डिफरेंट होता है। सिचुएशन क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, दिस इज ए पार्टिकल है, मूव कर रहा है 10 सेकेंड में, ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है,
तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन, आप बोलोगे एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, तो v फाइनल कितना, अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो v फाइनल यहाँ पे कितना है, 10 है। किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दिस इज 10 v फाइनल है, और माइनस v इनिशियल कितना है 20 है बाय 10, दिस इज कितना गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल पे एक एक्सीलरेशन लग रहा है जिसका डायरेक्शन कितना है, निगेटिव ऑफ इनिशियल डायरेक्शन, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया। मतलब एक्सीलरेशन पार्टिकल पे लग रहा है इधर, कितना -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, मतलब क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन -1 का इधर लग रहा है, तो -1 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का काम क्या होता है कि वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये 20 मीटर डिक्रीज होकर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सेम सिचुएशन था, पहले प्लस था, अब इधर माइनस है, -1 है तो ये डिक्रीज करेगा। तो ये 20 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे ये क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन और ठीक है रिटार्डेशन, और समटाइम इसको डिसीलरेशन बोलते हैं। निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डिसीलरेशन बोलते हैं। जब भी आपको रिटार्डेशन या डिसीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन का नाम सुनाई दे या वैल्यू निगेटिव हो तो आप समझ जाना क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर वैल्यू पॉजिटिव है या केवल एक्सीलरेशन बोलता है तो आप समझ जाना क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर हुआ, चलो नोट करो इसे। अब हम बात करेंगे सेम वे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं, व्हेन टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू इक्वल टू 0, दिस मीन्स टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। और जैसे हम पहले बात करते थे वेलोसिटी में, तो एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। दिस इज ए नथिंग बट dv by dt, और दिस इज ए नथिंग क्योंकि v इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, तो दिस इज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, दिस इज ए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2 dy dt2। मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस क्या था, v इंस्टेंटेनियस क्या था, dd by dt, यही था। और va इंस्टेंटेनियस क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, और फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको बोल सकते हैं ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dt2। तो आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा, और अगर हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर हुआ, चलो इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बाकी और आगे क्लियर होगा। ठीक है, दिस इज अ बेसिक ऑफ द ऑल अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया।